Hey everybody, this is Anamika and you are watching पाठशाला ऋषिकेश। आज है हमारा तीसरा दिन जो हम MCQ सीरीज कर रहे हैं आपके उत्तराखंड पुलिस के लिए या फिर जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, तो उसका आज हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन में हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। 25-25 क्वेश्चन का सेट आपके लिए रखा जाता है, लेकिन उससे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल के आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल हो रही होगी और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपका क्या काम होगा कि डेली आप इन वीडियोस को देखिए और अपनी चीज़ें रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी आपके ल्यूसेंट के हर पोर्शन से मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे होते हैं ताकि आपका हर पोर्शन कवर होता जाए। तो अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है या ग्लैंड है कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पेनक्रियास, जिसको कि मिश्र ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन प्ले करती है। तो यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए कि क्या एक्सोक्राइन और क्या एंडोक्राइन होता है। ये आपको इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको इनकी हिंदी दी जाएगी, क्योंकि आयोग क्या करता है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में गलत होता है तो वो इंग्लिश को ही प्रेफर करता है, यानी कि जो सही माना जाता है वो हिंदी को ही माना जाता है, इंग्लिश को ही माना जाता है। तो आपको भी क्या प्रेफर करना है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व यहाँ पे दे दें। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पेनक्रियास। तो मैंने बताया कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 तरीके की ग्लैंड होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो भी आपके बॉडी में सब्सटेंस होते हैं उसको पूरी बॉडी में पहुँचाना होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है कि वो डायरेक्ट अपना जो सब्सटेंस होता है वो बॉडी में छोड़ देती है, ब्लड में छोड़ देती है। तो जो आपका खून होता है उसके द्वारा वो पूरी बॉडी में पहुंचता है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसको रास्ता उसको मिला हुआ होता है कि वो उस फिक्स रास्ते के थ्रू ही अपना सब्सटेंस बॉडी में पहुंचाएगी। तो ये इनका मेन डिफरेंस है जो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और ये मैंने बता दिया कि पेनक्रियास दोनों ग्लैंड का फंक्शन प्ले करेगी। यहीं पे अगर हम लिवर की बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की हो जाएगी। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लिवर इसका आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी की बात करें तो इसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बॉडी के आपके फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो इस ग्लैंड को या इस ग्रंथि का मेन फंक्शन क्या होता है, जो आपका पाचन होता है, भोजन का पाचन, तो उसमें ये हेल्प करती है। एमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड से ही सिक्रेट या स्रावित होता है। तो ये जितने भी पहले क्वेश्चन से फैक्ट्स बने वो हमने डिस्कस कर लिए। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत का मानक मेरिडियन, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड रेखा है, मेरिडियन रेखा है, जहाँ से हमारा समय निर्धारित होता है, तो वो कहाँ से गुजरती है, तो उसका आपको मानक देशांतर बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो पहले हम यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेते हैं, आप ऐसे इमेजिन करके चलेंगे। तो 2 तरीके की रेखाएं होती हैं, एक तो इस तरीके की और एक इस तरीके की। तो इन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर या लॉन्गिट्यूड, और इन रेखाओं को बोला जाता है, जो लेटी हुई आपकी रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। तो जो आपकी ये वाली रेखाएं होती हैं, यानी कि लैटिट्यूड जो रेखाएं होती हैं, ये आपके वेदर फिनोमिना को तय करती हैं। लेकिन यहीं पे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसका काम क्या होता है कि जो आपका समय होता है उसका निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा विश्व में कौन सी रेखा है कि जो हमारा जो मानक समय है उसको निर्धारित करती है, तो वो प्रेजेंट है आपके ग्रीनविच में, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो हमारा 82.5 डिग्री हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा भारत पड़ता है, तो ईस्ट में आपकी ये रेखा हो जाएगी। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ से ये गुजरती है, तो 5 के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा यूपी, ठीक है, फिर आपका MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, यहाँ से आपको इन 5 राज्यों के नाम याद रख लेने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से काट के गुजरती है, तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सीधा डर्मेटोलॉजी। ठीक है, आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि आपकी स्किन की स्टडी करते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है, यानी कि जो आपके स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर हम डेंड्रोलॉजी की बात करें तो ये बोला जाता है ट्रीज या प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है डेंड्रोलॉजी। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये कैंसर की स्टडी को बोला जाता है। यहीं पे आपने सुना होगा कि जो आपके कैंसर होता है उसमें ऑन्कोजीन मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑन्कोजीन आपके कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहीं से ये वर्ड आया ऑन्कोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करें तो ये होता है आपका
सॉइल की स्टडी को, ठीक है। तो आपको यहाँ से चारों स्टडी याद रखनी है कि किनको क्या बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि बेकिंग सोडा को हम किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपको सीधा दे देगा सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में, या फिर आपको फॉर्मूला दे देगा। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, कितना किलोमीटर का है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15,106 किलोमीटर, ठीक है। आपको अप्रॉक्स याद रख लेना है। इसी में आपको एक और चीज़ पूछता है कि जो भारत की कोस्ट लाइन है, ये तो हमने लैंड बॉर्डर की बात कर ली, यानी कि आपके जो गुजरात की जो चोटी है यहाँ से लेके आपका पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, ठीक है, यहाँ त्रिपुरा तक पूरा आपका लैंड बॉर्डर हो गया। आपके यहीं से गुजरात से हमारा जो कोस्टल लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है, और पूरे इतनी जो कोस्टल लाइन है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अप्रॉक्स 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं इसका हाफ है, ये अप्रॉक्स हाफ हो जाएगा। तो 15,106 किलोमीटर आपका लैंड बॉर्डर हो जाएगा, और कोस्ट लाइन हो जाएगी आपकी अप्रॉक्स 7500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रख लेनी है। ये भी आपको पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा राज्य है जो जिसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको पूछा है। तो कैस्पियन सी इसका आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर झील है एक, ये तो आपको याद रखना है। और कहाँ पे ये है, तो ये कंट्रीज आप देख रहे होंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इनको पूरा ये कवर करती है। तो यह हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। भारत में अगर पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो डल लेक, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो हो जाएगी डल लेक। यहीं पे अगर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भारत की पूछता है आपको, तो चिल्का लेक, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, तो वो आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कोणार्क जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है, मतलब वो कौन सी नदी के किनारे है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो है कहाँ पे। तो उड़ीसा में ये प्रेजेंट है, ठीक है। उड़ीसा में भी बात करें कि उसको क्या बोला जाता है, एक और इसका नाम होता है, तो वो आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है ब्लैक पगोडा टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल का आपको दूसरा नाम पूछता है, तो ब्लैक पगोडा टेम्पल हो जाएगा। और कौन सी नदी के किनारे ये है, तो चंद्रभागा रिवर के किनारे ये हो जाएगा। कहाँ पे बहती है ये नदी, तो उड़ीसा में ही बहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो आपका गठिया जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी के द्वारा होता है। गठिया यानी कि जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि जिसको रिकेट्स भी बोला जाता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। यहीं पर अगर हम सी की बात करें, विटामिन सी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग हमें विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए से रतौंधी, या जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, तो वो ए की कमी से होता है। और के की कमी से आपका ब्लड क्लॉट बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन के की कमी से होता है। तो ये आपको यहाँ से सारे याद रख लेने हैं। अगला आपको पूछा है कि भारत जो है अपनी जो भूमि उसकी सीमा है वो कितने देशों के साथ शेयर करता है, यानी कि आपको बेसिकली हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बारे में पूछा है। तो हमारे कितने 7 पड़ोसी हमारे हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, तो आपको उनके नाम भी याद होने चाहिए। एक तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है छोटू सा अफगानिस्तान, जो कि पीओके के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। फिर आता है आपका नेपाल, भूटान, चाइना, और यहाँ पे आपका म्यांमार, और देन बांग्लादेश। तो कितने हो गए, ये टोटल हमारे 7 नेबर या 7 हमारे पड़ोसी हो गए। तो 7 देशों के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पहला ओलंपिक कहाँ पे खेला गया था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कब खेला गया था। मॉडर्न ओलंपिक की बेसिकली बात हो रही है। तो 1896 में मॉडर्न ओलंपिक पहली बार खेले गए थे, जो कहाँ पे, एथेंस, जो कि ग्रीस की कैपिटल है, एक यूरोपियन कंट्री है, वहीं पे ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, तो वहीं पे ये खेला गया था। अगर हम 2021 की बात करें तो अभी हाल ही में खेले गए हैं, तो ये कहाँ पे हुए, टोक्यो जापान में ये खेले गए, ठीक है। जहाँ पे भारत कितने मेडल लेके आया है, तो 7 मेडल हम लेके आए, जिसमें कि एक गोल्ड भी था जो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा लाया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो उसकी हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो कहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो नेपाल में वो प्रेजेंट है। तो इसकी हाइट हो जाएगी 8,848.86 मीटर। तो पॉइंट में इसकी हाइट बढ़ी है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसकी पूरी हाइट याद रखनी होगी, क्योंकि हमें 8,848 ही याद होता है। तो नेपाल में ये प्रेजेंट है। नेपाल में इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा यहाँ पे उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि हाइग्रोमीटर जो होता है वो किसको नापने के लिए यूज होता है, तो इसका आपका सीधा आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। हाइग्रो का मतलब ही वाटर से होता है और ह्यूमिडिटी आपकी आर्द्रता जो होती है वो भी आपकी जल से संबंधित होती है, पानी से संबंधित होती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो आपका हाइग्रोमीटर होगा वो आपकी ह्यूमिडिटी को नापने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कब कंप्लीट हुई है, यानी कि कब उस पर सिग्नेचर हुए हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन अगर हम लागू की बात करें तो लागू कब करा गया था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया था। तो लागू करने में और बन के तैयार होने में डिफरेंस है, तो आप यहाँ से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चापचार कुट जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम में ये मार्च के टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जब वो लोग पूरा मतलब उनका ये रिलीजन वहाँ पे है कि वो जंगल को पूरा साफ करके, पूरी तरीके से जो झाड़ियाँ होती हैं उनको साफ करके पूरा वहाँ पे इस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं जिसको बोला जाता है चापचार कुट। ठीक है, मिजोरम में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि टॉर जो यूनिट होती है, यानी कि जो ये एसआई यूनिट है टॉर, ये किसकी होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रेशर, या जिसको हिंदी में दाब बोला जाता है। ठीक है, यहीं पे जो और ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। तो पावर या शक्ति की बात करें तो वाट इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ऊर्जा की बात करें तो जूल, जो कि कार्य का भी मात्रक होता है, वो इसकी भी यूनिट हो जाएगी। फोर्स यानी कि बल की बात करें तो न्यूटन इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो ये एसआई यूनिट आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं। जितने भी आपके ऑप्शन आते हैं वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे याद करवा दूँ। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो सुवर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कौन से स्टेट में है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगर आपने सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा जिसको बोला जाता है ये नदी अगर आपने सुनी होगी तो आपको आपका आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा। ये किसकी सहायक नदी है, तो महानदी जो कहाँ पे उड़ीसा में बहती है, तो उसकी स्वर्णरेखा सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये याद रख लेंगे। और क्या याद रख लेंगे, जो आपका स्वर्णरेखा है ये पूछा जाता है कि कौन सी सिटी है जो स्वर्णरेखा के किनारे है मौजूद है, तो जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। जो आपके शहर होते हैं कौन सी बैंक मतलब कौन सी रिवर के किनारे वो मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि किसको कवि गुरु कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को बोला जाता है कवि गुरु। गुरु की उपाधि जो पर्टिकुलर इनको दी गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने उनके बदले उनको कौन सी उपाधि दी थी, तो बापू इन्होंने उनको बोला था। तो ये भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कवि गुरु की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे इन्होंने नोवेल लिखे हैं, इसलिए इनको कवि गुरु कहा जाता था। इसके लिए इनको 1913 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था। भारत का पहले पर्सन ये बने थे जिनको कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने एक नोवेल लिखी थी गीतांजलि उसका नाम है, तो उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज से 1913 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट्स आप यहाँ से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अभी हम हाल ही में सेलिब्रेट करके आए हैं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 7 अप्रैल यानी कि कल ही ये दिवस मनाया गया है। क्यों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की फॉर्मेशन हुई थी, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे। और फॉर्मेशन ईयर आपको याद होना चाहिए, 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब आपको पूछा है यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे पेरिस में, ये आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रख लेना है। भारत में अगर हम बात करें कि अभी कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी भारत में हो जाएंगी। और ऑप्शन की भी बात कर ले तो वाशिंगटन DC में आपको मेनली किस चीज़ के हेडक्वार्टर मिलेंगे, तो एक तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक वर्ल्ड बैंक, तो ये 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आपको वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर मिलेंगे। यहाँ पे यानी कि न्यूयॉर्क में मिलते हैं आपको यूनिसेफ के, तो ये भी आप यहाँ से याद रख लेंगे। और वियना में मिलते हैं आपको ओपेक के। ठीक है, जो भी आपके पेट्रोलियम कंट्रीज होती हैं तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक जिसको बोला जाता है, तो उसके हेडक्वार्टर आपको वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भूकंप आता है तो उसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, तो ये होता है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज़ होता है, भूकंप की जो वेव्स होती हैं उनको नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहीं पे आपने रिक्टर स्केल सुना होगा, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड जो होता है भूकंप का उसको नापने के लिए यूज़ होता है। तो यहीं पे आपको इसकी रेंज पूछी जाती है, बहुत बारी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो रिक्टर स्केल है उसकी रेंज कितनी होती है, तो 0 से 9 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, मिनिमम आपका 0 हो जाएगा और मैक्सिमम आपका 9 हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है।
अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फेसबुक। वेब ब्राउज़र क्या होता है, बेसिकली जो आप सर्च करते हैं, जो आपका सर्च इंजन होता है, जो आपको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ता है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वेब ब्राउज़र, जो कि फेसबुक नहीं है। गूगल क्रोम को आप यूज़ करते हैं, सफारी आपका यूज़ होता है, ओपेरा पहले यूज़ हुआ करता था, लेकिन ये भी एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड पुलिस में बहुत बारी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहीं पे हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो दोनों हो जाएंगी आपकी कैस्पियन सी। और भारत में पढ़ी थी हमने कि सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी थी, तो चिल्का लेक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 1 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रख लेना है। किसके द्वारा होता है, तो HIV वायरस के कारण आपका एड्स होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ UPI, यानी कि UPI को पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम हो जाएगा। जो भी आप UPI पेमेंट करते हैं, यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे बैंक का मर्ज करके आपको एक ट्रांजेक्शन, जो कि मर्चेंट और आपके ग्राहक के बीच में जो काम करता है, तो UPI का ही ये काम होता है, ट्रांजेक्शन का बेसिकली इसका काम होता है, जो कि आपको ट्रांजेक्शन में ही हेल्प करेगा। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके ऑप्शन आपके रखे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लेना है सीधा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन GS के, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने हर सेक्शन से आपके लिए रखे हुए हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका काम क्या होना चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कैसे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप हमें पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो करिए। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके हाथ में आती रहेंगी और आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।